तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस वीडियो को शूट करने के लिए जब मैंने अपने हिंदी के कुछ टर्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अपनी बुक खोली थी, उसके बाद से लगभग 1.5 घंटे बाद मैंने बुक रखी है। इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कितना ज्यादा कोर टॉपिक होता है। हालांकि 12th में इसके कुछ बेसिक और स्पेशल केस ही दिए गए हैं, तो आप इतना टेंशन नहीं लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाउसियस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बिल्कुल नया सा वर्ड आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस होगा। फ्लक्स समझना उतना ही इजी है जितना कि ये आपके पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पक्का है, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे वो गाउसियस लॉ हो या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए गाउसियस लॉ हो, दोनों आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और छप जाएंगे कि आपका एग्जाम में 1 मार्क भी इससे छूट नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही कोर टॉपिक है और इसको इस वीडियो के अंदर गेन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारा इंट्रो देख लीजिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी, और ये है हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है कर्मवीर। इस सीरीज के थ्रू हम क्लास 10th और 12th के बच्चों का बेसिक फिजिक्स पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, यानी कि फिजिक्स में थियरी के साथ न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यूज के कोर को जाकर पढ़ेंगे और उसके बैरियर को क्रॉस भी करेंगे, यानी क्रॉस द थियरी जाएंगे। इस सीरीज के बाद आपके फिजिक्स में डाउट नहीं बचेंगे, इसका वादा मेरा है। यानी आने वाले 70 दिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और इस सीरीज के हर वीडियो को देखते हैं तो गारंटी के साथ फिजिक्स आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। तो इस सीरीज के साथ लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो हमारे सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसके पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के और हमारी सीरीज कर्मवीर के 3 वीडियो चैनल पर अपलोड हो गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीरीज के साथ स्टार्ट से बने रहोगे तो बेसिक सी बात है, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और सीरीज का फायदा भी आपको मिलेगा। तो जो मेहनत कर रहा हूं उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियोस को देखते जाओ और स्टार्ट से उनको फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इस कहानी में आप सोच रहे होंगे ये सब पहले से क्यों लिखा हुआ है, ऐसे मेरी वीडियोस में कभी पहले से नहीं लिखा होता, मैं बाद में बताता हूं। पर एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने इस वीडियो को दोबारा शूट किया। जब मैंने एक बार शूट किया और सब पढ़ा वढ़ा दिया तो फिर जाकर मैंने देखा तो मैंने कैमरा चालू ही नहीं किया था, तो ये मेरे साथ हो गया। पर मुझे और अच्छा लगा कि चलो कोई नहीं, एक बार फिर से फ्लक्स पढ़ाएंगे और मजा आएगा। तो एक बार करने से थोड़ा एक्सपीरियंस और बढ़ गया। अब बात करते हैं, एक्सपीरियंस तो ऐसे बढ़ा हुआ ही है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए जरा, इसको फील करने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्चुअली में ये एक वाटर का फ्लो है जो किसी पाइप के अंदर से हो रहा है। वाटर यानी पानी किसी पाइप के अंदर से बह रहा है, नोटिस कर रहे हो? अच्छा, यहां पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म है। पहले इस वर्ड यूनिफॉर्म को क्लियर कर लो तो कहानी आधी से ज्यादा तो क्लियर हो जाएगी। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो का मीन्स ये है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर खड़ा हो जाऊं, किसी भी पॉइंट पर खड़ा हो जाऊं उस पूरे फ्लो के अंदर, तो वहां पर मुझे जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलेगा वो सेम ही होगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर वाटर के फ्लो को मेजर करूं या इस पॉइंट पर खड़े होकर वाटर के फ्लो को मेजर करूं, यहां पर भी मुझे वही डायरेक्शन मिलेगा जो यहां पर मिलेगा, यहां पर भी मुझे वही मैग्नीट्यूड मिलेगा जो यहां पर मिलेगा। यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहीं भी मैं खड़ा हो जाऊं मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही मिलेगा। यही यूनिफॉर्म फ्लो है। तो यहां वाटर का यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। मैंने अपने हाथ को ऐसे रख दिया। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि मेरे हाथ में से टोटल नंबर ऑफ वाटर लाइंस कितनी पास हो रही हैं, कितनी वाटर लाइंस मेरे हाथ में से पास हो रही है? तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है। तो अगर मुझे एक का पता हो तो मैं उसी को आपके पूरे हाथ के सरफेस एरिया से क्या करा दूंगा? मल्टीप्लाई करा दूंगा। यानी कि अगर मुझे एक पता हो तो मैं पूरे हाथ के सरफेस एरिया से उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा और टोटल नंबर ऑफ वाटर फ्लो लाइंस आपको मिल जाएंगी। नजर आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही मैंने यहां पर वाटर फ्लो की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो रख दिया है जो कि यूनिफॉर्म है। यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में मैंने एक ओपन सरफेस को यहां पर रख दिया। अब देखो कहानी बहुत दिमाग में अनक्लियर रह जाती है क्योंकि
क्लोज और ओपन सरफेस में आप अंतर ही नहीं समझ पाते, और गाउसियस लॉ जो है वो वहां पर आप कंफ्यूजन में एकदम पड़ जाते हो कि ये कैसा हो गया क्लोज लूप, ये क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस में कैसे कंफ्यूजन हो रही है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं इसके थ्रू। यहां मेरे पास एक पेपर है, ये ओपन सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? ओपन सरफेस है। मैं कैसे कह रहा हूं कि ये एक ओपन सरफेस है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या वाटर फ्लो लाइंस यहां से इसके अंदर एंटर कर रही हैं, देखिए जरा, आ रही है और यहां से एंटर कर रही हैं, तो सेम इसी पॉइंट से बाहर निकल जा रही हैं। देखा, यहां से एंटर किया, सेम इसी पॉइंट से कहां निकल गई? बाहर निकल गई। ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और सेम ऐसे आई और सेम टू सेम यहां से ऐसे ऊपर निकल गई। यानी जिस पॉइंट से एंटर करती है उनका आउटकम यानी कि जो बाहर निकलने की पॉइंट है वो भी सेम ही रहता है। लेकिन जब मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूं तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एक क्लोज सरफेस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास तो कर रही है इसको, लेकिन जिस पॉइंट से एंटर कर रही है क्या उस पॉइंट से निकल रही है क्या? नहीं। ये देखिए तो जरा आप, ये दो अलग अलग सरफेसेस बन गई हैं, आप नोटिस कर रहे हो? ये देखो, इधर इधर आ इधर से रही है और जा इस वाले पर से रही है। तो क्या जिस पॉइंट पर एंटर कर रही है उसी पॉइंट पर से जा रही है? नहीं। तो ये क्लोज सरफेस हो गया। ये क्लोज सरफेस है जहां जो पॉइंट पर एंटर कर रही है फील्ड लाइंस उस पॉइंट से निकल नहीं रही है। हम ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस लाइन से एंटर कर रही है उसी लाइन से उसी पॉइंट से निकल भी जा रही है। इसको क्लियर रखिए। तो हमने यहां एक ओपन सरफेस ले लिया और उसको ऐसे रख दिया। ओपन सरफेस लिया और उसको ऐसे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेंगी, सही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से बिल्कुल ऐसे ऐसे पास कर रही है। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो मैं इसके पूरे सरफेस एरिया में क्या करा दूंगा? मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। दैट इज योर फ्लक्स। means flux is the number of electric field line passes through a open surface that is known as your electric flux। कहानी कितनी भी गंदी लगे सुनने में, पर कहानी है बड़ी इजी। कहने का मतलब यह है कि मेरे सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, इस पूरे सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वही मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो मेरा फ्लक्स है। वही बात यहां मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको थियरी भी लिखनी है बोर्ड के लिए। तो अब बात करता हूं इसके लिए। देखो, क्लोज सरफेस की बात नहीं करनी है क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और ना ही वो आपके किसी भी तरीके से बोर्ड में हेल्प करेगा। वो JEE नीट की बातें हैं तो उसकी बात यहां हम करने वाले ही नहीं है। हम बात उतनी करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों अपना समय व्यर्थ करें और उस चीज को पढ़ें जो कि हमारे बोर्ड में अभी किसी काम नहीं आने वाली है। तो बात कर रहे हैं हम ओपन सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की। मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालिए, जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालिए। तो आपने कहा सर इसके लिए तो बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता होनी चाहिए, उसको पूरे सरफेस एरिया में क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर सेम रहेगा। आपने फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया फाई से। यह नया टर्म है, याद रखेंगे। फ्लक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है फाई से, इससे ही रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करा दिया। लेट्स अज्यूम सरफेस एरिया इस ओपन सरफेस का S है, सो ES मल्टीप्लीकेशन करा दिया और मुझे टोटल फ्लक्स मिल गया। कितना इजी है फ्लक्स को समझना। अगर इतना इजी होता तो ये पंचायत ही क्यों होती। इतना इजी नहीं है फ्लक्स जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। ओपन सरफेस को ऐसे रखा था तो कहानी अच्छी चल रही थी। ओपन सरफेस को मैं बैंड कर देता हूं, देखे जरा, देख रहे? यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने अपने इस ओपन सरफेस को इस तरीके से बैंड करके रख दिया। ऐसी कंडीशन में यानी कि मैंने अपने हाथ को ऐसे ना रख के ऐसे बैंड कर दिया है। अब आप सोचिए, मेरे इस हाथ में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। क्यों? यहां आपको कुछ सरफेस एरिया दिखाई दे रहा था। अब जरा इसके सरफेस एरिया को नोट कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना पतला है। इसका सरफेस एरिया तो इसके कंपेयर में जीरो है। सरफेस एरिया जीरो हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि अगर मैंने बैंड कर दिया तो इस कंडीशन में मेरा जो सरफेस एरिया है वो जीरो हो गया तो मेरा फ्लक्स भी जीरो आ रहा है। आप नोट करें, जब आप अपने इस ओपन सरफेस को बैंड करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने इस ओपन सरफेस को लगातार इसके एंगल को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं, यानी एंगल चेंज हो तो फ्लक्स भी चेंज होता है। जब ये स्ट्रेट था,
ऐसी कंडीशन में इसके अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी तो फ्लक्स भी ज्यादा था। जब ये बेंट हो गया, एंगल 0 हो गया, किसका एंगल की बात कर रहा हूं मैं, उसको भी क्लियर करेंगे। जब ये बेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगभग 0 हो गई और आपने कहा सर इसका एरिया 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है फ्लक्स भी 0 हो गया। यानी कि फ्लक्स कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एंगल पर। किसके एंगल पर? किसके बीच के एंगल पर? तो जब यहां हमारे पास दो ही टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, तो उन्हीं दोनों के बीच में डिपेंड करता होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म है, आपको मालूम है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो आपको मालूम है कि वो हर बार इसी तरफ होने वाली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इसको क्लियर करें। सबसे पहले तो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना एन कैप से, याद रखना एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एन कैप से। इसके डायरेक्शन की बात करूं तो किसी भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी आपके सरफेस से ऐसे बिल्कुल बाहर आते हुए डायरेक्शन में। अगर सरफेस ऐसे है तो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। अब आप सोचेंगे क्या सर नीचे भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है? तो बिल्कुल आप नीचे भी ले सकते हैं, यानी कि जिस टाइम इसका एरिया वेक्टर इस तरफ बात कर रहे हैं उसी टाइम पे इसका एरिया वेक्टर इस तरफ भी हो सकता है, बस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है? तो या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है? नजर आ रहा है क्या? तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसी कंडीशन में जब आप स्टार्ट में थे तो जरा नोटिस कीजिएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एन कैप, नोटिस कर रहे हो भाई, सरफेस ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर भी इसी कंडीशन में, इसी डायरेक्शन में, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन था वो भी इसी डायरेक्शन में था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल था 0, यानी थीटा इक्वल्स टू जब 0 था तो फ्लक्स मिला ES मैक्सिमम। और वहीं जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो फिक्स है भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो फिक्स है, वो है ऐसे, लेकिन ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, एरिया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसी कंडीशन में फ्लक्स क्या मिला? 0 मिला। इसको थोड़ा और डिटेल से क्लियर करने के लिए मैं तीसरी कंडीशन ले लेता हूं, जब मेरा सरफेस ना ही ऐसे है ना ही बेंट है, कुछ सर्टेन एंगल पर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस बार फील्ड लाइन के डायरेक्शन से हल्का थीटा एंगल पर बेंट है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आपको मालूम है इसके साथ साथ ही चलेगा, तो अभी परपेंडिकुलर, तो ये देखो अभी भी परपेंडिकुलर, तो ये देखो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो फिक्स है, आपने शुरुआत में कह दिया, वो उसी तरफ जा रही है, तो इसके साथ इसका एंगल कितना है? थीटा है। अब मैं इस एन कैप का यानी एरिया वेक्टर के कितने वेक्टर्स ले सकता हूं? आप सबको मालूम है इसके 2 प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं। एक प्रोडक्ट तो एन कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज योर एन साइन थीटा। अभी आपने नोटिस किया, जब एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जो कि एन साइन थीटा बता रहा है, ऐसी कंडीशन में तो आपको फ्लक्स कितना मिलता है? 0 मिलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो फ्लक्स 0, लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में हो तो फ्लक्स कितना मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। यानी हमारे लिए एरिया का जो वेक्टर काम का है वो एक्चुअली में कॉस थीटा के रेंज का होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। एरिया वेक्टर का कॉस थीटा वाला प्रोडक्ट जो है वही हमारे काम का है। तो मैंने कहा यानी हमारे लिए सरफेस एरिया का जो प्रोडक्ट है वो कॉस थीटा हमेशा होना चाहिए। अब वेक्टर फॉर्म से आप सबको मालूम है, कॉस हटाते हो तो हमेशा डॉट लगाते हो, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा, इसको फिक्स रखना। ये कहानी क्लियर होने के बाद अब आपके बुक वाले नॉलेज पर आते हैं। तो आपने इसका डेफिनेशन तो लिख दिया। अब लेट्स एज्यूम डायग्राम बनाकर कि भाई एक सरफेस है जिसका टोटल सरफेस तो एस है, इसके अंदर से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है, ठीक है? ऐसी कंडीशन में मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो मैंने कहा भाई देखो टोटल एक साथ नहीं निकाल सकते, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डेल्टा एस का, जिसके अंदर से एक फील्ड लाइन पास कर रही है ई क्वांटिटी की, तो फ्लक्स भी छोटा सा यानी थोड़ा सा मिलेगा। तो आपने कहा ठीक है भाई, फॉर्मूला तो हमको पता है, ई डॉट डेल एस होने वाला है। क्यों? डॉट तो यहां से आया, इसकी कहानी, एस की जगह मैंने छोटा सा डेल्टा एस से लिया तो फ्लक्स भी छोटा सा यानी डेल्टा फाई।
आपने रख दिया। अब आपको मालूम है कि छोटे से फ्लक्स से तो काम चलेगा नहीं, तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एरिया इसके अंदर हैं। उन सब के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, यानी उन सब छोटे छोटे पार्ट्स के लिए जो फ्लक्स है उनको जोड़ दूं, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो आपने कहा इन छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करो, जीरो से लेकर जोड़ डालो, तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स जो कि पहले जीरो था, वो वहां से मैक्सिमम फ्लक्स आपको फाइंड आउट होगा। एरिया को क्या करना है, जीरो से शुरू करो और पूरे एरिया तक घूम जाओ, सबको जोड़ लो। सिग्मा मीन्स जोड़ है एक्चुअली में। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, ये इसी का अपग्रेड वर्जन है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना है। जब आप समाकलन लगाते हो ना, जब आप सिग्मा लगाते हो, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां बड़े बड़े पार्ट्स का एडिशन हो रहा है, और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो बहुत ही छोटे पार्ट्स का एडिशन करते हो। ऐसी कंडीशन में आपने इन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ लिया और आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया, तो फ्लक्स भी तो टोटल मिल जाएगा। ये रहा। अब आपको तो मालूम है डेल्टा हट गया, एस आ गया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के अंदर आप घूम गए, तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। अब कहानी यूनिट की, जो कि आप हर बार भूल जाते हो। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो वहां उसका यूनिट भी लगाओ। अब बात करता हूं मैं इसके यूनिट की, तो आपने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो होता है वोल्ट पर मीटर। वहीं अगर मैं बात करता हूं एस की, यानी कि सरफेस एरिया, तो उसका तो होता है मीटर स्क्वायर यूनिट। तो ये तो कट गए, मीटर से 1 मीटर कट गया, एंड बचा क्या, वोल्ट मीटर। तो इसका यूनिट बना वोल्ट मीटर। इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो मैंने पहले ही लिख रखी थी, क्योंकि मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। अभी तो आप इसमें और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से कीजिए। कोशिश करें कि इस वीडियो को अगर आप देख सके तो दोबारा से देखिए और अपने डाउट को डिटेल से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोहराएगी। नोट कर लीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।